पिरामिड है। पिरामिड तो सभी लोगों ने देखा भी है, नॉर्मली बनाए भी हैं ये, ठीक है। ये पिरामिड क्या शो करता है, क्या बताता है कि अगर हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो वैसे वैसे लेवल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे वैसे वैसे लेवल हमारा बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि हम क्या दिखाना चाहते हैं इस पिरामिड पर। अगर हम संख्या दिखा रहे हैं तो अगर मैंने यहाँ पे 10 लिखा है तो ऊपर जाके जाहिर सी बात है कि क्या होगा, 10 से कम होगा। अब फाइनली ऊपर जाते जाते क्या हो जाना चाहिए, और भी कम हो जाना चाहिए। ये दिखाते हैं हम लोग, पिरामिड में दिखाते हैं। अब ये क्या दिखा रहे हैं सर, पारिस्थितिक पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। और पारिस्थितिक का मतलब क्या होता है सर, वहां पे मिलने वाला जो फूड चेन है ना, वो फूड चेन कौन किससे कनेक्टेड है फूड चेन में, उन चीजों को दिखाने वाले हम यहाँ पे। सबसे पहले ये जो हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड है, चलिए इसके बारे में बताने वाले कौन थे पता है? फूड चेन को बताने वाले कौन थे? फूड चेन को बताने वाले कौन थे? चार्ल्स एल्टन। किताब गिरेगा, उठाओ। याद रखिएगा यहां पर भी चार्ल्स एल्टन ही हैं जिन्होंने क्या बताया था, इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में बताया था, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम भी है, एल्टोनियन पिरामिड। अभी हम किसी पर्टिकुलर पिरामिड की बात नहीं कर रहे, ये पिरामिड वाली बात किसने बताई, चार्ल्स एल्टन ने। तो इस पूरा आपके जो पिरामिड बनाने का जो स्ट्रक्चर है या जो तरीका है, इस वजह से कहीं ना कहीं हम इसको एक और नाम देते हैं, क्या, एल्टोनियन पिरामिड। अब ये भी समझाना पड़ेगा एल्टोनियन पिरामिड क्यों कहा गया। जाहिर सी बात है कि चार्ल्स एल्टन ने बताया है, इसलिए इकोलॉजिकल पिरामिड का, यानी कि इस इकोलॉजिकल पिरामिड का एक दूसरा नाम है क्या, एल्टोनियन पिरामिड, ठीक है। अब इस पिरामिड पे चलिए बात करते हैं, करने क्या वाले हम लोग। ये कितने प्रकार का है, ये कितना प्रकार है इसका, 3 प्रकार है। सबसे पहला जो दिखाते हैं हम लोग पिरामिड, वो होता है संख्या के आधार पर। दूसरा होता है जैव भार के आधार पर, ठीक है, यानी कि बायोमास के लेवल पर। और तीसरा होता है एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के लेवल पर। संख्या यानी कि अकॉर्डिंग टू नंबर, जैव भार मतलब कि बायोमास के अकॉर्डिंग, और ऊर्जा यानी कि एनर्जी के हिसाब से। अब बस करना क्या है, तो सर जैसे जैसे पिरामिड में हम आगे बढ़ेंगे तो हमें बस इस बात तक, अच्छा बताओ सर ये सीधा पिरामिड है कि उल्टा है? ये क्या है, सीधा है, इसको फॉरवर्ड बोलेंगे हम लोग। एक और देखो तो जरा, ये कैसा है, ये उल्टा है, बैकवर्ड हो गया ये। अब यही चीज देखना है हमें कि कहां पर सर सबसे ज्यादा, मतलब कि कहां पर सीधा पिरामिड बन रहा है, कहां पर उल्टा पिरामिड बन रहा है, ये बातें थोड़ा सा ध्यान देनी होती है। सबसे पहला हम शुरू करते हैं क्या, संख्या का पिरामिड। चलो नॉर्मली हम लोग हमेशा जो बनाए हैं वो घास, ठीक है। अब घास को खाने वाले, चलो सर खरगोश, इस खरगोश को खाने वाले लोमड़ी, इस लोमड़ी को खाने वाला शेर। सर अगर इसका पिरामिड बनाएंगे ना ऐसे, तो जब बनेगा तो क्या बनेगा, देखो तो सही बना है कि उल्टा बना है, सीधा है ना। चलो चल, ये हो गया हमारा। तो यहां पे याद रखिएगा कि संख्या के पिरामिड में सबसे पहला पॉइंट, ये पिरामिड सदैव सीधे होते हैं, यानी कि संख्या का पिरामिड हमेशा क्या बनता है, सीधा बनेगा। जब बनेगा तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है, पक्का ना। इसका एक अपवाद है, ना जी क्या हो गया, ठीक है, इसका एक अपवाद है, एक्सेप्शन है इसका, दिमाग लगाओ। इसका उल्टा पिरामिड बनाने का कोशिश करो तो
इसका उल्टा पिरामिड बनाने की कोशिश करो। इससे नफरत है क्या किसी को? इसको नहीं चलाया जी सब है, हम कहीं चल नहीं रहा है। रिकॉर्डिंग शुरू किया है हमने। सोचो थोड़ा सा, फिर भूल गए कि आपका बगल वाला ज्यादा तेज नहीं होता है, इतनी बार कहना पड़ेगा। इस सीधे पिरामिड को कोई चांस बनता है उल्टा बनाने का? अरे 3 तरह का आपने चीज पढ़ा हुआ है, 3 तरह का फुट साइकिल पढ़ा है ना? कौन कौन सा पढ़ा है? DFC, इसके बाद GFC, TFC, ठीक है। इन तीनों में देखो कोई लग रहा है क्या यहाँ पे जो इसको उल्टा कर देगा? PFC, पैरासाइटिक फूड चेन। आपको सर कैसे कर देगा उल्टा? देखो, अच्छा ये याद रखना कि ये जो अपवाद बनेगा ना, वो स्पेशल वृक्ष वाले फूड चेन के लिए बनेगा, याद रखिएगा। कहीं और का फूड चेन लागू होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल याद रखिएगा कि यहां पर जो हम अपवाद देंगे वो कौन सा, तो कहीं ना कहीं वृक्ष का, ट्री के फूड चेन का अपवाद देंगे, ठीक है। देखो कैसे। सर एक वृक्ष है, इस वृक्ष के ऊपर पक्षियां मिल रही हैं, इन पक्षियों पर क्या मिल रहे हैं? हाँ, परजीवी लिख देते हैं, पैरासाइट। अब बनाओ इसका पिरामिड सीधा बनाए कि उल्टा बनाए? अच्छा देखो, संख्या का ही बनना चाहिए, नंबर का ही पिरामिड बनना चाहिए। सर पेड़ की संख्या 1, उस पर पक्षियों की संख्या ज्यादा होगी। अच्छा एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि सर वृक्ष क्या है? 1 है, उस वृक्ष के ऊपर 10 पक्षियां रह रही हैं और 1 पक्षियों पर 5 परजीवी है। टोटल कितने हो जाएंगे? 50। अब बताओ इसका पिरामिड भी संख्या वाला ही है ना? जैसे यहां पे संख्या वाला था, इसका जाहिर सी बात है घास बहुत ज्यादा है हमारे पास, खरगोश कम है, लोमड़ी उससे भी कम है, शेर उससे भी कम है। सर ये तो संख्या का ही पिरामिड है, अकॉर्डिंग टू नंबर ही लेके चल रहे हैं, लेकिन ये पिरामिड कैसा बना है? सीधा बना है। हम इसका एक अपवाद खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसका अपवाद है? बिल्कुल इसका अपवाद है, और वो कौन है? PFC है, पैरासाइटिक फूड चेन है। कैसे? एक बार बना के देखा हमने। इस वृक्ष की संख्या 1, अब ऊपर चढ़ रहे हैं तो संख्या घटनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए? घटनी चाहिए। यहाँ तो उल्टा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सर ऊपर पक्षियों की संख्या मानो हमने 10 रखा हुआ है और 1 पक्षी पर अगर 5 परजीवी है तो जाहिर सी बात है ऊपर जाकर के क्या हो जा रहा है? ये देखो तो यहाँ पर जो पिरामिड है वो कैसा है? उल्टा पिरामिड है, ठीक है। चलिए ये रहा आपका पहला पिरामिड, यानी कि संख्या का पिरामिड सदैव सीधा होता है, ठीक है, कहीं गड़बड़ी नहीं आएगी। एक इसका अपवाद याद रखिएगा कि इसका PFC, और वो भी PFC कौन सा? वृक्ष वाला, ठीक है। कि अगर वृक्ष वाले की बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? इसका उल्टा बन जाएगा, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं कि सर जैसे जैसे हम पिरामिड में ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे जीवों की संख्या क्या होती है? घटती है, क्योंकि क्या है? सदैव ये सीधा है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जीवों की संख्या क्या हो जाएगी? घटती चली जाएगी। हाँ, एक इसका एक्सेप्शन है, एक इसका अपवाद है, खत्म। दूसरा है क्या? जैव भार का पिरामिड। थोड़ा सा दिमाग लगाना और एक ऐसा इकोसिस्टम बना, सॉरी एक ऐसा फूड चेन बना करके दो हमें जिसमें आप ये दिखा सको कि सर बायोमास ऊपर की ओर जा रहे हैं तो घट रहा है। पहले आराम से दिमाग पे जोर डालो, मैंने क्या बोला। यहां पे पिरामिड लेके चले हैं, एक तरह का मैं कह सकता हूं कि सर ये पिरामिड क्या है? एक प्रकार का फूड चेन ही तो है ना? पिरामिड जो हमने बनाया वो क्या है? फूड चेन ही है, बशर्ते हमने इसको पिरामिड के रूप में दे दिया, डन। यहां पर सर जो पिरामिड बनाया था वो कौन से बेस पे, कौन से आधार पे बनाया था? संख्या के आधार पे। अगला जो पिरामिड बनाना है वो किस आधार पे बनाना है? बायोमास के आधार पे बनाना है। बनाइए जरा, दिमाग पे जोर डालिए, तो आराम से हल्का सा जोर डालना, देर नहीं, कमजोर है तू सब इसीलिए। अपवाद छोड़ो ना, पहले अपवाद तो निकाल लेंगे, पहले मेन वाला तो बनाओ, पहले मेन वाला बनाओ। अपवाद तो निकालना आसान है। हाँ, सवाल अपवाद वाले से ही पूछे जाएंगे आपसे। एग्जामिनेशन में ज्यादातर सवाल अपवाद से पूछे जाते हैं,
ये अपवाद इसका मेन हो जाएगा। हाँ, ये वाला मेन हो जाएगा कि वो वाला? कैसे मेन होगा बाबू? देखो तो तनिए में ऊपर जा रहा है तो ये उल्टा ना है जी। चलो कोई बात नहीं, देखो हम बताते हैं। अगला जो पिरामिड बना रहे हैं हम, वो किस आधार पे बना रहे हैं? बायो मास के आधार पे बना रहे हैं, जैव भार के आधार पे बना रहे हैं। इसका भी याद रखिएगा कि ये भी सदैव क्या होता है? सीधा होता है। यानी कि सर ये पिरामिड भी सीधा बनेगा। ठीक है, देखो एग्जांपल लेके देखते हैं। सेम वही चीज सर ग्रेजिंग वाला लेके देखते हैं। घास, घास के बाद खरगोश, ये दिमाग में मत लाना कि सर बार बार यही ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। लोमड़ी की जगह पे जो रखना होगा नाम बदल दीजिएगा, कुछ भी कर दीजिएगा। चलो अब एक व्यक्ति है, याद रखना, लिंडमान। कहीं पे आपके एनसीईआरटी में ना लिंडरमैन दे दिया होगा। लिंडमैन होगा या तो लिंडमान होगा। लिंडमैन इंग्लिश में दिया होगा, हिंदी में क्या? लिंडमान। याद रखिएगा, यही वो वैज्ञानिक है जिन्होंने ऊर्जा प्रवाह के अंतर्गत एनर्जी फ्लो के अंडर में 10% का नियम दिया था। बस समझे? लिंडमैन ही वो वैज्ञानिक है जिन्होंने ऊर्जा प्रवाह के दरमियान, यानी कि जो एनर्जी फ्लो हो रहा है फूड चेन में एक से दूसरे में, तो बताया था क्या इन्होंने कि अगर वो ऊर्जा, सपोज यहां पे सर ये घास है, ठीक है, मैं कुछ इस तरीके का पिरामिड बनाऊं तो कंफ्यूज मत होना, बात वही है। हाँ, ऐसा ही दे रखा है यहाँ पे। चलो अच्छी बात है। अब सर घास है, अब इस घास के अंदर 1000 किलो कैलोरी लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब बच्चा अगर खरगोश की बात करेंगे तो खरगोश में क्या हो जाएगा? घट जाएगा ना। चलो यहां पर कितना पहुंचेगा? 100 किलो कैलोरी। अब 100 किलो कैलोरी ही गया, बाकी ये 900 किलो कैलोरी जो है यहीं पर इस्तेमाल कर लिया गया। किस काम में इस्तेमाल में लिया गया होगा? श्वसन में इस्तेमाल, रिस्पायरेशन में। रिस्पायरेशन के दौरान इस पौधे के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन चले होंगे, वृद्धि हुआ होगा, इसका बहुत कुछ हुआ है कार्य इसके अंदर, जिसमें ये 900 क्या हो गया? खर्च हो गया। ऊपर केवल कितना जाएगा? 10%, 10% जाएगा। ये बात बताने वाले कौन थे? लिंडमान या लिंडमैन, जो आप याद रख लीजिएगा। सर ऊपर पहुंचेगा 100 किलो कैलोरी। अगर मैं आगे लोमड़ी की बात करूं, इस लोमड़ी में कितना पहुंचेगा सर? 10 किलो कैलोरी। इस शेर को कितना मिल जाएगा? 1 किलो कैलोरी। अब बताओ, क्या ये एक ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारा एक ऐसा पिरामिड है जो क्या दिखा रहा है? बायो मास को दिखा रहा है कि सर जैसे जैसे हम पिरामिड में ऊपर जा रहे हैं ना, बायोमास का लेवल क्या हो रहा है? गिर रहा है, ठीक है। और ये कैसा दिख रहा है सर? सीधा दिख रहा है, ठीक है, ये सीधा होता है। अब इसका अपवाद खोजे, खोजो अपवाद, खोजो। बड़ी अपवाद कर रहे थे कि सर अपवाद तो मेन होता है, खोजो मेन। पता ही नहीं है, एकदम होगा, 100% होगा अगर बोला है तो। अपराध वाला लेगा। एनीबॉडी, कोई भी? चलो हम तो आइए है ना। देखो, अरे भाई चल जा चल। जीएफसी याद है आप लोग को? ग्रेजिंग फूड चेन। इस ग्रेजिंग फूड चेन में हमने 2 प्रकार का फूड चेन दिखाया था, एक स्थलीय था और एक जलीय था। यानी कि जलीय वाले को याद करो तो देखो, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डाला करिए आप लोग। अब बड़ी टेंशन है, 2-4 महीना एग्जाम का है, फ्यूज मार देगा, घबरा जाएगा आप लोग का। बड़ी चिंता सता रही है आप लोगों की। पादप प्लावक, जंतु प्लावक,
यानी कि फाइटोप्लैंक्टन, उनको खाने वाले कौन है? जू प्लैंक्टन। सर इसको खाने वाली कौन? छोटी मछली। और इसको खाने वाले कौन? बड़ी मछली। अब सिस्टम क्या कहता है कि सर, आराम से सोचना कि अगर यहां पर ना मैं अगर बायोमास की तरह तुलना करूं, सर पादप प्लावक कौन होते हैं? एकल कोशिकीय जीव जो पादप की तरह कार्य कर रहे होते हैं, जैसे डाइएटम, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड, है ना, ये सब कुछ पढ़ा रखा है आपको। तो सर ये पादप प्लावक वे होते हैं जो होते तो एकल कोशिकीय हैं, लेकिन क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण करेंगे। ठीक है। अब इनसे ऊपर अगर हम चलें, सर जंतु प्लावक, ये भी कैसे हैं? एकल कोशिकीय ही है, लेकिन वो क्या करेंगे सर? इनको खा जाएंगे। ठीक है। अब ऊपर गए तो सर छोटी मछली, छोटी मछली क्या करेगी? इन जंतु प्लावक को खा जाएगी, फिर छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाएगी। अब इन चारों लेवल में से बताओ बायोमास किसका जाता है? संख्या के आधार पे तो सर पादप प्लावक बहुत होंगे। कुछ दिन पहले भी ये बात आया था ना, जहां पर उत्पादकता हमने दिखाई थी, याद है? बाद में समय कम है हमारे पास, छोड़ देते हैं अभी। बताइए, जैव, वहां पर एक एग्जांपल दिए थे सर, 1000 चूहा, 1 हाथी, किसका बायोमास ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है हाथी का ज्यादा होगा। ठीक है। वैसे ही मान लिया जाए कि सर करोड़ों की संख्या में मिल रहे हैं पादप प्लावक। अरे करोड़ों की संख्या में मिल रहा है, तनिए में सिमट जाएगा। है तो एकल कोशिकीय ना, सोच के देखो कि सर है तो एकल कोशिकीय, ये उंगलियां इतना काट दोगे ना, एकरा में 1 करोड़ कोशिका होगा इसके अंदर। सोच के देखो, इस उंगली के अंदर 1 करोड़ कोशिका होगा। तो वैसे ही पादप प्लावक सर पानी की सतह पर है, हाँ है। एकल कोशिकीय है, हाँ बिल्कुल क्या है? एकल कोशिकीय है। क्या इनके अंदर बायोमास है? होगा। सर 1 कोशिका के अंदर कितना बायोमास होगा? सोचो। अब अगर ये करोड़ों की संख्या में मिल रहा है, उससे क्या मतलब है? सबको सिमट करके एक जगह लाएंगे तो वो कटोरी में आ जाएगा सब। बात समझे? 1 कटोरी में आ गया ये लोग। इससे थोड़े से मान के चलो कि बड़े होंगे कौन? जंतु प्लावक, सर 2 कटोरी में आएगा है। फ्लो में निकल जाता है कुछ भी। चलो आगे है। अब सर उसके बाद छोटी मछली है, छोटी मछली का बायोमास क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसको खाने वाली कौन है? बड़ी मछली। अब एग्जांपल के तौर पे सर वेल को ले लो। क्या है वेल? क्या है? बहुत ज्यादा बड़ी है, उसका बायोमास क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बनाना चाहेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड, तो देखो तो सर उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा? उल्टा बनेगा ना। यहां पर जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे सर बायोमास घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। जबकि बढ़ क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। ठीक है। तो ये एक ऐसा पिरामिड है जो बता रहा है कि इसको बायोमास को, और बायोमास में क्या होता है सर? सीधे हिसाब से चलता है। ठीक है। लेकिन इसका एगो अपवाद है। अपवाद कौन सा सर? जीएफसी, ग्रेजिंग वाला, चारण वाला। चारण वाला भी कहां का? जलीय वाला। डन। अब तीसरा कौन सा है? ऊर्जा का। ऊर्जा वाला भी तनिए को दिमाग में लगाओ, ऊर्जा वाला भी दिमाग में लेकर के आइए। ना 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 ना, इससे ना अभी जुड़ा हुआ 2 शब्द है जी। ये दिया है क्या? देखो तो, खड़ी फसल, खड़ी दशा है। चलो ये बताना जरूरी है। इसी से जुड़ा है, बायोमास से जुड़ा हुआ रिलेटेड 2 वर्ड है। चलो मैं इसको पहले क्लियर कर लेता हूं। पहले तो देखो बातें बंद करिएगा। खड़ी दशा, खड़ी फसल गायब हो जाती है यहां से। है तो सिंपल एकदम 1 लाइन का, समझ में नहीं आता, पल्ले नहीं पड़ता है। ठीक है, समझो। पहले तो एक नोट में याद रखिएगा, बॉम्ब कैलोरी मीटर कौन सा यंत्र है जी? बॉम्ब कैलोरी मीटर। सर कैलोरी मीटर ये तो छोटा बच्चा ही बता देगा। ठीक है। लेकिन कहां का कैलोरी नापेगा ये? बॉडी का, आपके बॉडी का। सुनिएगा, ये एक ऐसा यंत्र है जो किसी जीव के अंदर
कुल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का पता लगाता है। बात समझे? अभी तक हम लोग क्या कहते आए कि सर कोई एक पादप है, कोई एक जीव है, उसके अंदर दो प्रकार के पदार्थ मिल रहे होंगे। कौन कौन? कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर, और कार्बनिक पदार्थ इनऑर्गेनिक मैटर। एक सवाल एक दिन दिया था कि जैसे कोई जीव है, उसका वजन 50 केजी है, दे दिया था ना ये वाला सवाल कि सर 50 केजी है, उसका बायोमास कितना होगा? इस 50 केजी के बराबर, 50 से ज्यादा या 50 से कम? ज्यादा कम? कम। ये ज्यादा बोला है मैं, कान तो नहीं बज रहा है हमारा, इतना तो पक्का है। कोई देख रहा, मैं धीरे से छुआ दिया है ज्यादा वाला में, समझा? जब झुका होगा, जब होगा तो बायोमास क्या होगा इसका? 50 से कम होगा। कारण कि सर बायोमास का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ। और ये जीव दोनों चीजों से मिलकर बना है ना सर। इस जीव का जो ये पूरा का पूरा टोटल वजन है वो दो चीजों की वजह से है। पहला तो ऑर्गेनिक मैटर की वजह से, दूसरा इनऑर्गेनिक मैटर यानी कि अकार्बनिक पदार्थ की वजह से है। जब भी अगर मैं सपोज इस बॉम्ब कैलोरी मीटर का इस्तेमाल कर दूं, यहाँ पे जो जीव है जिसका केजी क्या है, जिसका वजन कितना है 50 केजी, मैंने क्या किया कि सर बॉम्ब कैलोरी मीटर का इस्तेमाल किया इस पर, और पता चल गया कि जो इसके अंदर इसका क्या है ऑर्गेनिक जो मैटर है, वो ऑर्गेनिक मैटर कितना है 30 केजी। क्या हम कह दें कि सर इसका जो बायोमास है वो बायोमास कितना है 30 केजी। बायोमास का मतलब ही क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ। पक्का ना कि कुल कार्बनिक पदार्थ, कुल कार्बनिक पदार्थ, ये होता है बायोमास का मतलब। ठीक है। अब एक ऐसा यंत्र का नाम बताओ जो, चलो कुल कार्बनिक पदार्थ का तो पता लगा लिया ना, अब एक ऐसा यंत्र बताओ जिससे हम लोग अकार्बनिक पदार्थ का पता लगा सके, उस जीव में कितना अकार्बनिक पदार्थ है। हाँ? अरे इसी से पता लग जाएगा ना, तो ऐसे ही खाली बोल दिए हम। चलो सर 50 केजी है, 30 केजी पता चल गया कौन? कार्बनिक पदार्थ, बायोमास। ठीक है, तो बाकी जो रेस्ट बचा वो क्या है सर? अकार्बनिक पदार्थ है। इनऑर्गेनिक मैटर। चलो बॉम्ब कैलोरीमीटर याद रहेगा। बॉम्ब कैलोरीमीटर एक ऐसा यंत्र जो किसी जीव में मिलने वाले कुल कार्बनिक पदार्थ का पता लगा सकता है। ठीक है। अब दो चीज, खड़ी फसल स्टैंडिंग क्रॉप्स, एक है खड़ी दशा, स्टैंडिंग स्टेट। इसकी आवाज निकल रही है। खड़ी फसल का एक और नाम है स्थित फसल, सॉरी स्थित शस्त्र। वही नहीं, मैं बता रहा हूं ना, छोड़ दीजिए आप, टेंशन क्या लेते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें बच्चा जो नहीं है, मैंने बताया आपको, यही है ना सस्य। ठीक है। चलो अब समझना इसको, कुछ नहीं है इसमें, बस सिंपल सा है, कुछ है ही नहीं इसमें। समझने की कोशिश करिएगा। सर एक खेत है, हाँ, खेत क्या होता है पता है सभी को? ठीक है। नहीं, अरे एक चक्कर में घूम नहीं मालूम।
चलो अब इसमें ना देखो, इसमें लगा रखी है कोई फसल, ठीक है, खेत है, इसमें कोई भी चलो फसल भी बता देते कौन सा लगा है। चलो भाई एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि सर मक्का का फसल लगा हुआ। इसका मक्का का फसल का यहां होना इससे कोई रिलेशन नहीं है, बस समझे। इस टॉपिक से, स्टैंडिंग क्रॉप से मक्का का कोई लेना देना नहीं हो, तो हमने एग्जांपल के तौर पे ले लिया, ठीक है। चलो फिर यहां पर पौधे लगे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यहां पर इस खेत में 12 मक्के के पौधे लगे हुए, ठीक है। और मान लो ये हमारे खेत है, ठीक। हम क्या कर रहे हैं, अभी अभी आपको बताया बॉम्ब कैलोरी मीटर के बारे में, ठीक है। मैंने क्या किया, अपने खेत पर गया लेकिन अपने साथ बॉम्ब कैलोरी मीटर को लेके गया, ठीक है। अब क्या क्या बातें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट, निश्चित क्षेत्र, क्या ये एरिया एक पर्टिकुलर है, एक निश्चित क्षेत्र है, एक फिक्स्ड एरिया है। निश्चित क्षेत्र में, निश्चित समय में, भाई एक फिक्स टाइमिंग में ही मैं जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि कितना भी समय लगा दिया कभी भी चला गया, वो चीज नहीं। क्या होना चाहिए सर, एरिया फिक्स होना चाहिए, उसके साथ क्या होना चाहिए, टाइम भी फिक्स होना चाहिए। यानी कि निश्चित क्षेत्र में, निश्चित समय में मैंने क्या किया कि बॉम्ब कैलोरीमीटर का इस्तेमाल किया, और इस निश्चित क्षेत्र में मिलने वाले कुल बायो मास का पता लगाया। समझ में आ रहा क्या बोला, एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित समय में, वहां पर जो निश्चित फसलें मिल रही थी उनका क्या किया मैंने, कुल बायो मास का पता लगाया। इस फसलों में, जैसे मान लिया एग्जांपल के तौर पे कि सर फसलों का वजन 1000 केजी है, बस समझने के लिए, ठीक है। बॉम्ब कैलोरीमीटर का इस्तेमाल किया तो पता चल रहा है क्या कि सर इसका जो 600 केजी है ना, ये 600 केजी कौन है, इसका बायो मास। बस समझ में आ गया। चलो तो अब खत्म हो गया ये। इस तरह के निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित समय में जो वहां पर फसलें मिल रही हैं, जो वहां पर पौधे मिल रहे हैं, जो वहां पर पौधे, जीव मत, अजीव कह सकते हो लेकिन जंतु मत कहना यहाँ पे, ठीक है। क्या जो भी वहां पर फसलें मिल रही हैं या फिर जो भी वहां पर पौधे मिल रहे हैं, उनके अंदर उनके बायोमास का पता लगाना, उस क्षेत्र का क्या कहलाता है, खड़ी फसल या तो स्थित शस्त्र कहलाता है, स्टैंडिंग क्रॉप्स कहलाता है। इसके नाम का इसके टॉपिक से कोई मतलब ही नहीं होता है, कोई रिलेशन ही नहीं निकलता है। नाम कुछ और होता है और नीचे का एक्सप्लेनेशन कुछ और है, ठीक है। खाली ध्यान में क्या रखना है, इस तरह एक निश्चित समय, एक निश्चित क्षेत्र में जाकर के हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर से किसका पता लगाया, उस एरिया में, उस पर्टिकुलर उस फिक्स एरिया में कितना बायोमास है, वो अगर पता लगा दिया तो हमारा पता लगाना उस क्षेत्र का, उस जगह का क्या कहलाएगा, खड़ी फसल कहलाएगा या स्थित शस्त्र कहलाएगा, स्टैंडिंग क्रॉप्स कहलाएगा। खत्म हुआ। अब जो बचा है उस सबको वहां ढकेल दो, मतलब अकार्बनिक पदार्थ। सर वही चीज, फिर से कहानी, निश्चित क्षेत्र, निश्चित समय, क्या पता लगाना, इन ऑर्गेनिक का पता लगाना, यानी कि अकार्बनिक का पता लगाना कि सर अब कुल कितने अकार्बनिक पदार्थ रह गए हैं। अगर हमने एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित समय में इस बात का पता लगा लिया ना, तो वो उस क्षेत्र का क्या कहलाएगा, खड़ी दशा कहलाएगा, स्टैंडिंग स्टेट कहलाएगा। खत्म हुआ। ये दोनों के दोनों वर्ड किससे जुड़े हुए हैं, बायोमास से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए बायोमास के पिरामिड से रिलेटेड आपको इसको पढ़ा दिया। खत्म। एक लास्ट पिरामिड रह गया, कौन सा आपका, ऊर्जा का पिरामिड। अब इसमें तो नहीं है, कुछ बताना चाहिए। अरे नहीं बताना, इसमें फंसाएंगे आपको। चलो ऊर्जा का पिरामिड देखना है। इसमें तो एक लाइन लिख रहे सर, ये भी क्या होता है, सदैव सीधा होता है।
लेकिन इसका कोई अपवाद नहीं है। अपवाद निकाल के देखो तो जरा, निकल रहेगा इसका कोई अपवाद? गलती से भी अपवाद इसका नहीं निकलेगा। कारण कि सर जैसे जैसे लोग ऊपर खाते जाएंगे ऊपर एनर्जी का लेवल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर एनर्जी बढ़ जाएगा। और यहां पर क्यों नहीं इसका अपवाद है हमें पता है। लिंडमैन, अभी जस्ट बताया आपको कि लिंडमैन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या बताया था? 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम बताया था। और ये हमेशा क्या करेगा सर? सीधा डायग्राम बनाएगा, कभी भी इसका अपवाद नहीं बनेगा। कितनी बार आपने करके देखा है सर? घास था, घास के बाद खरगोश, खरगोश के बाद लोमड़ी, लोमड़ी के बाद शेर। अब शेर को सर नीचे में अगर 1000 किलो कैलोरी लेके चला, शेर को कितना पहुंचेगा? 1000, 1000 के बाद 100, 100 के बाद 10, 10 के बाद 1 पहुंचेगा। सर ऊपर जाते जाते कम हो रहा है ना, ये हमेशा कम होगा, कभी भी बढ़ेगा नहीं। इसलिए सदैव हमेशा क्या होते हैं? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। साथ ही साथ इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई इसका अपवाद नहीं। डन। अभी वो क्वेश्चन लिखो, लिखो क्वेश्चन लिखो। लिख दे बोर्ड पे। लिख देते देखो, सूर्य से प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में कितना हुआ जी? इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। चलो 1 लाख किलो कैलोरी, यानी कि सूर्य से कितना आ रहा है एनर्जी? 1 लाख किलो कैलोरी। तो एक फूड चेन है आपके पास, T1, T2, T3, T4। बताइए T4 में कितना पहुंचेगा? पहले तो ज्यादातर लोगों का सटक गया होगा कि कर का दिए। एनर्जी का वैल्यू आपके पास दिया है हमने, कोई डिस्कशन नहीं। देखना आपका वही बगल वाला दोस्त अभी कितना गलत साबित होगा, इसलिए मत भरोसा करिए। 10 अच्छी बात है, रखे रहिए अपने पास, कोशिश करेंगे इसको सही साबित करने का। पहले क्वेश्चन फील करना, समझना, तब बनाना। बस कुछ लो नहीं, बनाओ जल्दी फटाफट। कितना आया? 10, 100। अभी तक तो तू लोग 10 कर रहा था, अभी 100, 10। अच्छा तो 10 वाले भी गलत नहीं है, 100 वाले भी गलत नहीं है, 10 वाले भी सही नहीं है, 100 वाले भी सही नहीं है। देखो गलत अब मैंने इसलिए नहीं बोला कि आप गलत नहीं है, जा तो सही रहे, आपको तरीका नहीं पता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी आपके सामने आया नहीं है। उस मामले में आप गलत नहीं है, लेकिन आपका जवाब सही नहीं है, इस मामले में आप सही भी नहीं है। चलो आ जाए देखें। समझिएगा जरा, यहां पे एक लॉजिक है, वो लॉजिक आपके दिमाग में होना चाहिए। आपने क्या किया होगा मेरे ख्याल से,
T1, T2, T3, T4। आपने इसी का पता लगाया, ठीक है। T1 को कितना एनर्जी दिया आपने? 1 लाख थमा दिया T1 को। अच्छा, भूल गए सर ये सूर्य का ऊर्जा है। सूर्य से जितना निकलता है 50% से कम पहुंचता है ना पृथ्वी पे है? सर ये तो सूर्य वाला था ना, कैसे 1 लाख दे दिए उसको? दिमाग में आया कि ऐसा थोड़ी होता है, इसलिए तो सूर्य लगा के दिया मैंने, इस सूर्य से निकल रहा है ना ये एनर्जी। अच्छा 1 लाख, और भी लॉजिक है, देखो इतना ही नहीं है, और भी लॉजिक है कि सर पहुंचा कितना? 50%, ठीक है। तो मैंने देखो एक और शब्द जोड़ दिया यहाँ पे, प्रकाशीय ऊर्जा। मतलब सर पृथ्वी पर तो प्रकाशीय ऊर्जा ही पहुंचता है, बाकी तक हो जाता है, स्कैटर हो जाता है, खत्म हो जाता है बीच में ही। यानी कि पृथ्वी पर सूर्य का कितना एनर्जी पहुंच रहा है सर? 1 लाख पहुंच रहा है। ये 1 लाख जो है उसी 50% में है, समझ में आया? खाली सूर्य से लिख देता तो ये 1 लाख आते आते 50% से कम हो जाता, लेकिन ये उसी 50% का भाग है। क्यों? देखो लिख रखा है साफ साफ, प्रकाशीय ऊर्जा। याद है कि सर तीनों को पहुंचता है पृथ्वी पर। कौन कौन पहुंचता है? यूवी है, विजिबल है, वही प्रकाशीय ऊर्जा में आता है। एक आपका क्या है? IR है, ठीक है। तो सर ये पृथ्वी पर पहुंच रहा है कितना? 1 लाख, ठीक है। अब इसमें से सर देना किसको है? पहले T1 को देना है। T1 में कौन आते हैं? प्रोड्यूसर आते हैं, उत्पादक आते हैं, पौधे आते हैं। तनिक ई बताओ कि ई सर क्या है? ये वो एनर्जी है जो पृथ्वी तक पहुंचा है, और कितना है सर? 50% से कम है। इस 50% में से कितना इस्तेमाल करते हैं पादप? 2 से 10%, ठीक है। और पर्टिकुलर याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 1% इस्तेमाल करते हैं। बात समझे? प्रकाश संश्लेषण में कितना इस्तेमाल करते हैं? 1%। आया कितना था? 1 लाख। उस 1 लाख का 1% इस्तेमाल करेगा कौन? T1। 1 लाख दे दो इसको, 1 लाख का 1% दे दो इसको। कितना मिला सर इसको? 1000 किलो कैलोरी। 1 लाख का 1% ही पहुंचेगा इसके पास। कहां पे? हमने क्या बोला कि ना तो 10 वाले गलत है ना 100 वाले गलत है। दूसरे में क्या बोला? ना 10 वाले सही है ना 100 वाले सही। हमने जवाब बताया क्या? नहीं ना। चलो यहां से सर 1000 से कितना जाएगा? 100 किलो कैलोरी। उसके बाद 10 किलो कैलोरी, फिर उसके बाद 1 किलो कैलोरी। बिल्कुल 1 किलो कैलोरी आपका सही जवाब है। क्या लॉजिक लगाए थे? तुक्का ये सोच के लगाए थे। वाह रे, क्लैप फॉर हर। चलिए ऐसे तो चलो सुनो, अगर ऐसे क्वेश्चंस आए ना तो आपके पास 2 लॉजिक होने चाहिए। एक बात पहला ध्यान दीजिएगा कि सर ये जो ऊर्जा दिया है वो कहां का है? उस 100% वाले में का है कि 50% वाले में का है? पहला लॉजिक आपके पास ये लगाना होगा। तो सर हमारे पास जो ये 1 लाख दिया गया है ना, वो पृथ्वी पर पहुंचने वाला बताया गया। तो पृथ्वी पर पहुंचने वाला बताया गया तो सर इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर ये बता दिया गया कि सर ये रहा पृथ्वी, ये रहा सूर्य, अभी यहीं से निकला है, पहुंचा नहीं है, उस समय क्या करिएगा कि यहां से अगर दिखा दिया कि सर यहां से 1 लाख निकल रहा है तो पृथ्वी पर पहुंचते पहुंचते कितना हो जाएगा सर? 50 से 1000 बच जाएगा। उस समय यहाँ पे 50% वाला नियम लगा दीजिएगा। और अगर बता दिया कि नहीं पृथ्वी पर पहुंच गया, तब अब इसके साथ कुछ नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे सर? 1% वाला लगाएंगे, क्योंकि पादप जरूर 2 से 10% इस्तेमाल में लेते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए कितना इस्तेमाल में लेते हैं? 1%। बात समझ में आया? सर जरूर पादप उत्पादक 2 से 10% भाग इस्तेमाल करते हैं उस 50% का, लेकिन और भी तो बहुत सारे काम है उनके पास। तो सर भोजन बनाने के काम में मात्र 1%। वो 1% वाला लॉजिक हमेशा अपने पास रखिएगा, क्योंकि 50% वाला लॉजिक बहुत कम रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है आज तक, लेकिन ये 1% वाले से अक्सर क्वेश्चन रिपीट हुआ है और एकदम ईजी है। क्या आपको इसको डिराइव करना पड़ेगा तब इसका जवाब दे पाओगे? बनाना पड़ेगा इसको? नहीं ना, एकदम क्वेश्चन देखते जवाब मिल जाएगा इसका। एक झटके में बस टिक करिए, निकल जाइए, ठीक है।
चलो ये खत्म हो गया बच्चा आपका इकोलॉजिकल पिरामिड से जुड़ा हुआ सारा का सारा समस्या जितना भी था। अब और क्या रह गया, इकोलॉजिकल सक्सेशन रह गया। ठीक है, पारिस्थितिक अनुक्रमण है। क्या हुआ बे, है क्या अगला पारिस्थितिक अनुक्रमण? पिक्चर देख के क्या लग रहा, देखो तो जरा, नहीं दिया है ये अनुक्रमण नहीं है। अच्छा नए वाले में नहीं होगा, कोई बात नहीं है, नए वाले थोड़े से टैलेंटेड हैं, वो लोग पहले के पढ़े हुए हैं। पुराने वाले बुक में भी नहीं है। तू लोग कितना पुरान हो जी, कौना दुनिया से है ये सब, तू लोग के बुक में है। ये न्यूटन साइकिल है। ओह सॉरी, उठाओ कैसे, ये वनीकरण है, इसमें नहीं है, ये पिक्चर नहीं है। पादपों का अनुक्रमण में पिक्चर नहीं दिया हुआ है। कोई बात नहीं, हम है ना सब कुछ बता देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। इवोल्यूशन याद है आप लोगों को? इवोल्यूशन विकास, ठीक है, वो इवोल्यूशन ही सक्सेशन है। बात समझ में आया? इवोल्यूशन ही सक्सेशन है। अब अगर मैं सीधा सा कहूं कि सर यहां पर ना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक भी जीव नहीं है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां कुछ नहीं है, एक भी जीव नहीं है, यहां तक कि सर भूमि यहां की बंजर है। अब बंजर कहने वाला समझते हो तो सर इस भूमि में न्यूट्रिएंट्स नाम का, इस मृदा में न्यूट्रिएंट्स नाम का कोई चीज नहीं होगा, इसलिए क्या बोला आपने, इसको बंजर बोला। ठीक है, अब एक समय ऐसा आएगा, अब उसके लिए काफी लंबा समय लगेगा, सर यहां पर क्या आ गया, वन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, कुछ नहीं था, अब एकदम घना जंगल है। यहां से यहां जो हुआ, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अनुक्रमण बोलते हैं, सक्सेशन। सी डबल सी होगा ना। चलो यही चीज आपको पढ़ करके आना है, पढ़िएगा। सक्सेशन उतना हार्ड टॉपिक नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है, इजी है, पढ़ करके आइएगा। बाद में कल इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। और मेरे ख्याल से सक्सेशन के बाद एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा आपका न्यूट्रिएंट साइकिल, पोषण चक्रण।